हेलो स्टूडेंट्स। कुछ हमारे लोकल स्टूडेंट ने कहा कि केमिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर से जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो क्यों ना केमिस्ट्री को शुरू से शुरुआत किया जाए, मतलब पहले चैप्टर से शुरुआत किया जाए। क्योंकि इस साल का जो कोर्स है लगभग बच्चों के स्कूल्स में या अन्य कोचिंग क्लास में जो पढ़ रहे हैं लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस साल जो 11th में और 11th से 12th में जो बच्चे जा रहे हैं उनका विशेष आग्रह है कि शुरू से शुरू किया जाए। तो हम केमिस्ट्री के 11th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में विषय प्रवेश के लिए केमिस्ट्री की अवधारणा को जानना जरूरी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की अवधारणा को जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं विषय प्रवेश के इस मतलब सेक्शन में जो हम डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि विज्ञान है क्या। तो विज्ञान के बारे में आप देखिएगा कि कहीं आप पुस्तक में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु के बारे में उसके विशिष्ट ज्ञान को अर्जन करना ही क्या है, विज्ञान है। आप रसायन के चैप्टर 1 में क्लास 11th में जाते हैं तो विज्ञान को कुछ इस प्रकार से परिभाषित करता है कि ज्ञान को क्रमबद्ध करने का जो निरंतर प्रयास है वही क्या है, विज्ञान है। और विज्ञान चूंकि एक विस्तृत विषय है तो इसके अध्ययन के लिए हम विज्ञान को कई विधाओं में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि क्या है, भौतिक विज्ञान है, ठीक है। भौतिक विज्ञान में जनरली हम जो प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़े हैं, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं। ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऐसा ही है आपका जीव विज्ञान, मतलब जहाँ जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, लिविंग थिंग्स के बारे में अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। बायोलॉजी, जब बायोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे तो बायोस और लॉगोस के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। भू विज्ञान है, भूगर्भ विज्ञान है, भूमि के अंदर क्या है, भूमि के बाहर क्या है, नदियों का उत्पत्ति कैसे हुआ, पर्वत कैसे बने, सागरों का जो जल धारा, सागरों की जो सागरों में आने वाले जो तूफान है, ये सब चीज़ें जो हैं विज्ञान की शाखाएं हैं। और उसमें अगला जो विधा है वो हमारा है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान का जो जनरली डेफिनेशन हम कहते हैं वो ये कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर किसी पदार्थ के उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसके संरचना का अध्ययन किया जाता है, बना कैसे है, किससे बना है, उसके चेंजेज के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके उपयोगिता के बारे में अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जो इंग्लिश वर्ड हम यूज करते हैं वो केमिस्ट्री यूज करते हैं। तो क्या केमिस्ट्री शब्द आज का आया हुआ है, तो नहीं। प्राचीन काल से इस फील्ड में बहुत सारे लोग, बहुत सारे सभ्यताओं के निरंतर प्रयास की वजह से ही केमिस्ट्री आज इस रूप में हमको दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं इजिप्ट का, मिस्र देश का। मिस्र देश के जो लोग थे अपने आप को, अपने उस मिट्टी को केमेट कहते थे, ठीक है। केमेट का स्पेलिंग कहीं कहीं देखिएगा कुछ इस प्रकार से मिलता है, CHMET, केमेट, केमेट, जिसको केम या इसे कैम कहा जाता है। मिस्र देश के लोग अपनी इस देश को ही केमेट कहते थे। अब कैम का जो शाब्दिक अर्थ था वो काला था, मतलब वहाँ के काली मिट्टी के आधार पर जो था एक केम शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ, ठीक है। अब जो केम जो था, है ना, केम से जब आगे बात बढ़ी तो आप देख सकते हैं कि जो वहाँ रासायनिक क्रियाएं होती थी उसको कीमिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कीमिया कहा जाता था। और जो इन रासायनिक क्रियाओं में उस दौरान निपुण थे उनको कीमियागर या एल्केमी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कीमियागर या एल्केमी कहा जाता था। चूंकि उस दौरान मिस्र के लोगों को विज्ञान के इस शाखा पर यूं मान लीजिए कि एकाधिकार था, अतः विज्ञान के इस शाखा को उन्होंने क्या कहा, केमिटेकन कहा। क्या कहा, केमिटेकन कहा, जो बाद में बदलकर क्या हो गया, केमिस्ट्री हो गया। कुछ विद्वानों का मत ये है कि जो केमिस्ट्री, जो कीमिया शब्द है अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गुप्त या रहस्य होता है। तो इस प्रकार से ये केम से केमिस्ट्री बनने तक का जो एक शॉर्ट स्टोरी है, एक अवधारणा जो हम बनाने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, वे है।
अगर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के विकास का, तो रसायन विज्ञान का जो विकास है तात्कालिक रूप से यहाँ नहीं आया है ना। कई पीढ़ियां, कई सदियों का प्रयास जो है, जो आधुनिक हम रसायन विज्ञान के रूप में जानते हैं। अगर मैं बात करूं रामायण काल में, तो रामायण काल में संजीवनी बूटी का उपयोग किया जाना कहीं न कहीं ये रसायन का ही एक इंडिकेशन है, एक संकेत है, जिस पर हमको थीसिस करना चाहिए था और अभी कर भी रहे हैं। ठीक है, आप महाभारत कालीन में देखेंगे तो वहाँ पास दो प्रकार के अस्त्रों का विशेष रूप से जिक्र मिलता है रसायन के क्षेत्र में, जिसमें एक मोहन अस्त्र है और एक प्रमोदन अस्त्र है, जिसको बनाने के लिए विषैली वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। ठीक है, प्राचीन काल में रसायन के 3 महत्वपूर्ण ऐसे प्रयास थे जो आधुनिक रसायन के ओर लेकर हमको आया। वो प्रयास थे, मान लीजिए आपने कई बार सुना है कि ये जादू का पत्थर है, पारस पत्थर है। क्या पारस पत्थर का खोजने का प्रयास, अमृत पाने का प्रयास और विश्वव्यापी विलायक खोजने का प्रयास। मतलब इस खोज में उस समय के रसायन शास्त्रियों ने जो प्रयास किया, एक प्रकार का वो अद्भुत प्रयास था। उस प्रयास के वजह से हमने डिस्टिलेशन, आसमन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, मेटल एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन मतलब धातु निष्कर्षण और शोधन जैसी विधाओं की हमने उस दौरान ही खोज कर लिया। ठीक है, तो ये प्रयास जो है कंटिन्यू चलते आ रहा है, कंटिन्यू चलते रहा है। रसायन के विकास के मामले में हम बात करें तो जो ये कालखंड था, जहाँ से मतलब हमने धातु निष्कर्षण, प्यूरिफिकेशन, आसवन, सब्लिमिनेशन जैसे चीज़ों का हमने खोज किया, तो जब इस चीज़ का हमने खोज किया तो इस कालखंड को बोला जाता है अल्केमी पीरियड, कीमियागर काल कहा जाता है। ठीक है, भारत में जो है रसायन विज्ञान की जो कहानी है आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आप मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी कालीन सभ्यता है, मोहनजोदड़ो में जो पक्की ईंटों का मिलना है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि पक्की ईंट बनाए क्या जाए, उसमें रासायनिक चेंज क्या होता है, उस समय क्या उपयोग किया जाता है। कहीं न कहीं ये प्रक्रम जो है रसायन विज्ञान के ज्ञान होने का संकेत हमको मिलता है। और अगर हम बात करें कि हड़प्पा, तो हड़प्पा में आप देखेंगे कि कांच, सोना, चांदी के आभूषणों को पिघला कर बनाया जाना, सीधे सीधे इस बात का संकेत है कि उस दौरान भी जो है ये मतलब रसायन के और विज्ञान के बारे में लोगों की जानकारी थी। कई इतिहास के पुस्तकों में ये लिखता है कि सिंधु कालीन महिलाएं लिपस्टिक तक का प्रयोग करती थीं, मृद भांड को रंगने वगैरह। ये सब क्या है, रासायनिक प्रक्रम के ज्ञान होने को क्या करता है, इंगित करता है। और आप देखेंगे लगभग मैं बात करूं 1000 BC से 900 BC के बीच में दक्षिण भारत के मस्की और ये उत्तर भारत में आपका जो तक्षशिला है, हस्तिनापुर है, वहाँ पास से जो है आपको जो है मतलब फेंस, जो एक प्रकार का कांच है और ग्लेज है, उस पर रंगने का मतलब रंगने के लिए धातु ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता था। तो धातु ऑक्साइड का प्रयोग किया जाना, इस बात का बल मिलता है कि मेटल एक्सट्रैक्शन जो है मतलब धातु निष्कर्षण का जो सिद्धांत है, कहीं न कहीं भारत में ही विकसित हुआ है। आप ऋग्वेद में भी देखेंगे तो ऋग्वेद की जो रचना इतिहासकार मानते हैं लगभग 1500 BC पूर्व मानते हैं कि 1500 BC से 1000 BC के मध्य ऋग्वेद की रचना हुई है। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे चर्म संस्करण और कपास रंगने जैसा कार्य किए जाते थे। ये भी सीधे सीधे क्या है, रसायन विज्ञान के ज्ञान होने का हमको संकेत मिलता है। और ऐसे बात करेंगे तो आधुनिक रसायन का जो विकास है 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच में होना शुरू हुआ। एक और बात, अगर हम बात करेंगे एक और जो महत्वपूर्ण हमारा वैदिक ग्रंथ है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आप देखेंगे कि हल्दी, मदेर, जाटुका, सूरजमुखी ऐसे कई वस्तुएं हैं जो उस दौरान रंजक का कार्य करती थी। क्या का कार्य करती थी, रंजक का मतलब किसी वस्तु का रंगने के लिए ये कार्य किया जाता है। इसके अलावा हम जब अपने भारतीय विज्ञान के प्राचीन कालखंडों में जाएंगे तो हमको कई सारी चीजें मिलती है जो इस बात को प्रमाणित करती है कि भारत का उस दौरान में रसायन का विकास या विज्ञान का विकास बहुत ही ज्यादा था बतौर उस दौरान जो अन्य सभ्यताएं थी।
जैसे कि नागार्जुन की एक पुस्तक है, नागार्जुन की एक पुस्तक है आपका जो रस रत्नाकर, हाँ रस रत्नाकर है। उसमें जो है आपका जो है रस रत्नाकर में उन्होंने पारा जैसे धातु का विवेचना किया है। ठीक है, पारा जैसे धातुओं को इन्होंने विवेचना किया है, अन्य धातुओं के निष्कर्षण के बारे में विवेचना किया है नागार्जुन की पुस्तक में। और आप देखेंगे कि सुश्रुत में जो है, सुश्रुत की जो पुस्तक है उसमें जो है क्षारकों का विशेष महत्व बताया गया है। और आप देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या 108 है, उसमें एक उपनिषद का हम चर्चा करते हैं जिसमें रसोपनिषद, तो रसोपनिषद में जो है बारूद बनाने की विधा का वर्णन किया गया है। तो इस चीज का ये बल मिलता है कि हमारा जो भारतीय विज्ञान था वो बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, इसके अलावा एक और देखिएगा, 8वीं सदी में एक पुस्तक आई थी, है ना, 8वीं रत्नावरम। उस रत्नावरम पुस्तक में आप देखेंगे कि रत्नावरम पुस्तक में आप देखेंगे कि भट्टियों और कृषि बलों का चित्र है और उनके उपयोग के बारे में विरहद रूप से मतलब चर्चा किया गया है। तो हमारा जो साइंस है बहुत ही एक प्रकार का उन्नत साइंस रहा है। लेकिन अब इसमें हुआ क्या कि जो 16वीं 17वीं सदी है उस दौरान यूरोपियों का क्या हुआ कि यहाँ आगमन शुरू हुआ। तो उनके तुलना में हम जो थे, जो प्राचीन हमारी जो विधाएं थी, जो प्राचीन पद्धति है उसी पर फोकस रहे, और आधुनिकता जो रसायन की थी वो अन्य देशों में या पाश्चात्य देशों में ज्यादा तीव्रता से आई। अब उस तीव्रता जो पाश्चात्य देशों की जो आधुनिक विज्ञान का जो योगदान था, कहीं ना कहीं वो अन्य देशों के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश होने की वजह से जो हमारी पद्धति थी कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। इस वजह से आप देखेंगे कि आधुनिक रसायन का जन्मदाता जो है लेवोजियर नाम के रसायन शास्त्री को माना जाता है। इसको नोट कीजिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लेवोजियर नामक रसायन शास्त्री को माना जाता है। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान का महत्व और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में, तो आप देखेंगे कि रसायन और विज्ञान कुल मिला के विज्ञान के खोजों, उसके योगदानों से हम चारों तरफ ढके हुए हैं। मतलब उसके बिना अब हमारी कल्पना यूं मान लीजिए कि न की बराबर है। जैसे एक पॉइंट में बात करूं कृषि और खाद्य पदार्थ में, तो आप देखे हैं कि विभिन्न प्रकार के आज हम उर्वरक प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, पोटास हो गया, कैल्शियम सुपरफास्फेट हो गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खाद्य पदार्थों का, फसल का जो उत्पादन है बढ़ गया है। आप पुरातन काल में देखेंगे तो कई ऐसी समस्याएं थी खाद्य संग्रहण का, खाद्य उत्पादन का, लेकिन रसायन के तरक्की होने की वजह से आज आप देखेंगे कि हर देश में हर जगह लगभग फसल का पैदावार काफी अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि रसायन ने उस स्तर पर काम किया है। ठीक है, अब बात करेंगे औषधि के क्षेत्र में। तो औषधि के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो कई प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, आज जो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो है, आप पहले देखेंगे तो आज से 50-60 साल पहले की स्थिति ये थी कि ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो थी लाइलाज बीमारी थी, मतलब उसका उपचार संभव नहीं था। तो अब देखिए आज जो टीबी है एक कॉमन बीमारी है और भारत इस स्तर पर मुहिम चला रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हम क्या करेंगे, टीबी मुक्त राष्ट्र के रूप में घोषित होने जा रहे हैं। एक सिंपल सी दवाई का आविष्कार हुआ, ये रसायन का देन है, रसायन का देन है। डॉट्स खाइए, टीबी भगाइए। ठीक है, ऐसा हमारे लिए आज कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन कुछ स्तर पर उसका भी इलाज संभव है। जैसे कि आप देखेंगे कि औषधि क्षेत्र में टेक्सोल और सिस्प्लाटिन नाम की दवाइयाँ जो है कैंसर मरीजों को दी जाती है ना। एड्स मरीजों को एजेटी दवाइयाँ दी जाती हैं, एजेडिटी नाम से शॉर्ट में है, जिसको एजिडोथाइमिडिन के नाम से जाना जाता है, दी जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि प्रशांतक दवाइयाँ दी जाती है, ज्वारनाशी दी जाती है, ठीक है ना। और पीड़ाहारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध है, दर्द बुखार पैरासीटामॉल। मतलब हम अब क्या है कि रसायन के जो योगदान है इतना हम घिर गए हैं कि उसके बिना अब हमारी कल्पना भी संभव नहीं है। ठीक है, और उसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग धंधे, है ना, हर जगह रसायन का उत्पादन होना, रसायन का प्रयोग होना। ठीक है, इससे भी हम बाहर नहीं है। सुख सुविधा मनोरंजन के क्षेत्र में आज एसी है,
है ना, जैसा जहाँ एसी का प्रयोग जो है प्रशीतक के रूप में फ्रियान जैसे गैसों का प्रयोग किया जाता है, केमिस्ट्री का योगदान है। एलपीजी का बात करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, आज जो है लकड़ी फूकने के तुलना में आज बड़ी आसानी से गैस चूल्हे में गैस बन रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन और एथेन का मिश्रण उस गैस में रहता है, और जो गंध उस गैस का आता है वो मिथाइल मरकैप्टन का होता है, ताकि अगर गैस का रिसाव हो तो आप जान सकें कि गैस कहीं ना कहीं से निकल रही है। तो जो गंध आती है वो मिथाइल मरकैप्टन की आती है, न कि उसमें से जो उसका मेन कंपोनेंट ब्यूटेन और एथेन है उसकी आती है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा जो है, नाभिकीय ऊर्जा का अगर उपयोग नियंत्रित रूप से किया जाए तो वो एक क्रांतिकारी विषय है, और वो वस्तु भी है और एनर्जी का फॉर्म भी है। और उसका जो मान लीजिए कि जो उपयोग है, जो नियंत्रित उपयोग है, वो नाभिकीय रिएक्टरों में है ना। तो नाभिकीय रिएक्टरों से क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, और भी कई कार्यों का हम निष्पादन नाभिकीय ऊर्जा से कर रहे हैं। ठीक है। अब अनियंत्रित उसका उपयोग क्या है, तो अनियंत्रित उपयोग है कि परमाणु हमला विभिन्न देशों पर किया जाना। तो आज तक ऐसे इतिहास में एक ही बार मिला है कि जापान में हमला हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ। ये जो है विज्ञान का जो है मतलब नकारात्मक उपयोग हम कह सकते हैं, जो मानव जाति के टोटली खिलाफ है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब नाभिकीय ऊर्जा देख लेते हैं, अब इसके कार्य क्षेत्र को देखते हैं, रसायन के कार्य क्षेत्र। तो हम जो है रसायन को भी कई शाखाओं में बांटते हैं। जैसे आप देखेंगे अकार्बनिक रसायन, मतलब कार्बन को छोड़ के अन्य मेटल या अन्य कंपाउंड का अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसको अकार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का आशय वह है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जहां कार्बन बेस्ड यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसको कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। भौतिक रसायन में है कि रसायन के गतियों, रसायन के अभिक्रिया दर, उनके प्रकृति को अध्ययन रसायन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है, अर्थात जहाँ सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, वहाँ भौतिक रसायन के नाम से उस रसायन के शाखा को जाना जाता है। वैश्लेषिक रसायन में देखिए, वैश्लेषिक रसायन में है क्या कि वैश्लेषिक रसायन में किसी पदार्थ के मात्रात्मक गुणात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है या उनका विश्लेषण किया जाता है, उसको वैश्लेषिक रसायन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी टर्म्स इसके एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन। जैव रसायन मतलब जीवों में होने वाली जो केमिकल चेंजेज हैं, केमिकल रिएक्शन है, वो रसायन विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री या जैव रसायन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा विषय प्रवेश है कक्षा क्लास 11 चैप्टर 1 का। ठीक है। इसके बाद जब हम आएंगे तो मेन टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा विषय प्रवेश का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो अक्सर बच्चे पढ़ने समय इस चीज़ों को छोड़ देते हैं। महत्वपूर्ण कम है, लेकिन शुरुआत शुरू से ही होना चाहिए। अब क्या है कि विज्ञान इतना जब विकास डेवलपमेंट कर रहा है तो क्या सिर्फ हमारे लिए लाभ ही लाभ है, तो लाभ ही लाभ नहीं है, इसके लिए हानियां भी है ना। जैसे कि आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए या जो हमने ये सब फील्ड बताया, ये सब के प्राप्ति के लिए आप क्या है कि प्रकृति के साथ लगातार दोहन कर रहे हैं। जैसे माइनिंग हो रहा है तो पेड़ पर्वत पहाड़ काटे जा रहे हैं, जिससे क्लाइमेट टोटली चेंज हो जा सकता है। तो जो मनुष्य जाति पर अन्य जीवों पर जो है काफ़ी गहरा और खतरनाक प्रभाव डाल सकता है स्थायी रूप से। उसमें से पहले ही हम इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला हुआ तो कितना मानव जाति के लिए हानिकारक हुआ। आप ये भी देखेंगे कि लगातार खेतों में उर्वरक डालने से उसकी उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे कम हो जाती है, अर्थात उर्वरक की मात्रा साल दर साल हमको बढ़ाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये सब हानियाँ में भी है। उसके अलावा भी और भी अपने परिवेश में आप देखते होंगे कि साइंस की जो देन है, रसायन की जो देन है, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी क्या है, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है। तो ये विषय प्रवेश है हमारा रसायन विज्ञान के लिए। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, जो आपके प्रवेश के लिए बताया जाना था वो हमने महत्वपूर्ण बिंदु को बता दिया है। अगला जो हमारा क्लास होगा
वो होगा द्रव्य की प्रकृति पर। और यहाँ से आप अगले क्लास से हर एक पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी करते जाइएगा, पढ़ते भी जाइएगा। तो प्रॉब्लम होगा तो पूछते भी जाइएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो हम क्लास 2 मतलब चैप्टर 1 का अगले वीडियो क्लास 2 में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए आज तक के लिए इतना पर्याप्त है विषय प्रवेश के लिए। थैंक यू वेरी मच।